नमस्कार। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया। कल उत्तराखंड में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी हालत गंभीर थी। वो पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट को किडनी और लीवर की समस्या थी। तबीयत खराब होने पर उन्हें 13 मार्च को एम्स में भर्ती करा दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह उत्तराखंड के यमकेश्वर के पंचूर गांव में रहते थे। वो उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर के पद पर 1991 में रिटायर हुए थे और उसके बाद से ही वो अपने गांव में रह रहे थे। आज सुबह योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का देहावसान हो गया। दिल्ली के एम्स में उनके पिता ने अंतिम सांस ली। तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ दिल्ली स्थित एम्स से ले जाया जा रहा है। यहाँ से उनके इसी एम्बुलेंस के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उसके बाद में उनका जो शरीर के अंदर जो लेप लगाने का काम किया गया, उसके बाद में अब उनके शरीर को यहाँ से उत्तराखंड उनके पैतृक गाँव ले जाया जा रहा है, जहाँ उनके अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी की जाएगी। पिछले 13 मार्च को उनको यहाँ लिवर और किडनी में समस्या के चलते यहाँ एडमिट कराया गया था, जिसके बाद में कल रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सीएम योगी के पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो सभी ने अपने अपने तरह से सीएम के पिता की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सीएम योगी के पिता के निधन पर दुख जताया। तो सीएम आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट जी के 10:44 पर दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। मुख्यमंत्री जी के पिताजी के निधन से मैं ही नहीं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता और देशवासी भी दुखी। पूरे सरकार की ओर से हम इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। आज की घटना निश्चित तौर से सबको दुखी करने वाली है, क्योंकि योगी जी को जानने वाले, मानने वाले और चाहने वाले उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी हैं। वह सभी दुखी। मैं आज के दिन और इस वक्त खबर आ रही है कि सीएम योगी की मौसी को रोक दिया गया है। सहारनपुर में सीएम की मौसी को पुलिस ने रोका है। उत्तराखंड पुलिस ने वापस करा दी है कार को। डीएम का पास होने के बावजूद नहीं जाने दिया है। योगी के पिता के अंतिम संस्कार में जा रही थी मौसी, जिनको रोक दिया गया और उनकी कार को वापस कर दिया गया है। हम जा रहे थे सीएम साहब जी के गांव में पंचूर, अपने जिया जी को देखने, उनके पापा को देखने के लिए। यहाँ से गए हम भगवानपुर, जहाँ उत्तराखंड का बॉर्डर है, उन्हें हमें वापस कर दिया, नहीं जाने दिया। हमने डीएम का पास भी दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। हमने गांव से फ़ोन भी करवाया, उन्होंने कहा बात करो, उसने फ़ोन अटेंड करने को मना कर दिया। कह रहे हम किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करेंगे, उनका जो अपना भाई बहन होगा वही जा सकते हैं। बाकी हमने कहा मौसी कहे नहीं, हम आपको नहीं जा, आप वापस चले जाओ, वापस भेज दिया। कितना दुख हो रहा है? हाँ जी, कितना दुख हो रहा है? दुख तो होना ही है, मेरे बहन भी थे, वो दुख तो होगा, क्यों नहीं होगा।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर एक पत्र के जरिए शोक जताते हुए लिखा कि पिता ने बचपन से ही ईमानदार होना सिखाया, जीवन में कठोर परिश्रम करना सिखाया, बचपन से ही मुझे अच्छे संस्कार दिए। अंतिम दिनों में मैं उनके दर्शन की इच्छा थी, पर कोविड-19 के चलते अंतिम दर्शन नहीं कर सका। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी नहीं जा पाऊंगा। सीएम का ये पत्र आया है। अपने पिता के अंतिम संस्कार पर वो नहीं पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो भावुक भी दिखाई दिए और उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पिता ने बचपन से ही ईमानदार होना सिखाया है, जीवन में कठोर परिश्रम करना सिखाया, बचपन से ही मुझे अच्छे संस्कार दिए। अंतिम दिनों में उनके दर्शन की इच्छा थी, पर कोविड-19 के चलते अंतिम दर्शन नहीं कर सका हूं। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी नहीं जा पाऊंगा। और उत्तराखंड में एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख अब बढ़ गई है। अब 15 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। वहीं केदारनाथ के कपाट खुलने का फैसला रावलों पर छोड़ दिया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 14 मई को केदारनाथ के कपाट खुल सकते हैं। आज टिहरी महाराज, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और सतपाल महाराज के बीच बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है। पहले भी कहा था कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके लिए जो वहाँ के धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं या टिहरी का राज परिवार है, वो सब बैठ कर निर्णय करते हैं। और जो एक नियम है, नियम के अनुसार जो हमारे दोनों रावल आए उनको क्वारंटीन किया जाना, ये एक व्यवस्था है। दोनों रावल यहाँ पहुँच गए हैं, दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बाकी जो निर्णय हुआ कि 15 मई को सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के लिए रावल जी को बता दिया गया है कि आप वहाँ की व्यवस्था में बातचीत करके जो लोग हैं उनको कहें, चूँकि वो उससे पहले केदारनाथ जी के खुलते हैं, तो उस व्यवस्था को उसी रूप में निर्णय लेकर सरकार को अवगत कराएं ताकि सरकार वहाँ सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर सके। टिहरी महाराज ने लॉकडाउन की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए फिर से मंदिर खोलने की तिथियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को 4:30 बजे प्रातः बद्रीनाथ मंदिर के पट खुलेंगे, 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे और 5 मई को गाड़ू घड़े की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। तो अतः अब क्वारंटीन के बाद जो है 15 मई को 4:30 बजे बद्री विशाल जी के पट खुलेंगे और रावल जी विधिवत पूजा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में आज से कई सेवाएं शुरू की गई हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी सचिवालय के कई सारे दफ्तर खोल दिए गए, जिसे लेकर सड़क पर थोड़ी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा खुद चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर से जायजा लिया संवाददाता अजीत सिंह ने। अप्रैल यानी आज बहुत सारी सेवाओं में छूट दी गई है। 10-90 चौराहे आप देख सकते हैं कि यहाँ खुद ज्वाइंट सीपी नवीन अरोड़ा मौजूद हैं और जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी चेकिंग भी कराई जा रही है। सभी गाड़ियों को रोककर बाकायदा चेक किया जा रहा है कि आखिर जो लोग जा रहे हैं उनके पास पासेज हैं कि नहीं है और किस तरह से इस चेकिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स के लोग लगातार एक लाइन से यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं या तो उनके पासेज देखे जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं वो उनकी चेकिंग कर, तो इनकी सुरक्षा के लिए देखिए खुद पुलिस फोर्स के लोग और खुद ज्वाइंट सीपी मौजूद हैं। सर, 5 लोग इस गाड़ी में बैठे थे। देखिए, हम लगातार मना कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा एक गाड़ी में ना जाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हो सकता है कोई ज़रूरी मीटिंग हो, सहकारिता विभाग में बताया गया मीटिंग है। सरकारी गाड़ी में अगर हम नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उचित नहीं है, तो उन्हें प्यार से समझाया गया। तो फाइनली 2 लोग उतर गए हैं और 2 लोगों को गाड़ी से भेजा, फिर वो गाड़ी वापस एक चक्कर लगाएगी, बचे हुए 2 लोगों को लेके जाएगी। आज खुद आप ग्राउंड जीरो पर उतरे और हर गाड़ी की चेकिंग करा रहे हैं क्योंकि आज से बहुत सारे दफ्तर भी खुले हुए हैं। मैं पिछले अगर ये कहूँ कि 45 दिन में मैं 40 दिन से ज़्यादा ग्राउंड में था तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि आज पहली बार उतरा हूँ, लेकिन हाँ, जब फोर्स को मनोबल बढ़ाने की जरूरत। और प्रयागराज भी ग्रीन जोन में शामिल है और इसके चलते डीएम ने निर्देश दिया है। प्रयागराज जिले में कई जरूरी सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। पिछले कई हफ्ते से बंद सरकारी दफ्तर भी आज से खुल गए हैं। ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की गेट पर थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है, उनके हाथ भी हैंड वॉश करवाए जा रहे हैं, सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इस बात का जायजा लिया।
लॉकडाउन पार्ट 2 का आज 5वां दिन है और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि जो जिले ग्रीन जोन में आएंगे उनमें 20 अप्रैल से रियायत दी जाएगी और ऑफिस खुलेंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी से कॉन्फ्रेंस की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये कहा था कि जिला अधिकारी निर्णय लेंगे और आज से तमाम दफ्तर खुल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी लोक सेवा आयोग में, यहाँ पर आज से दफ्तर। और उधर कानपुर की बात करें तो यहां पर लगातार हॉटस्पॉट एरिया जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और यहां अब 17 हॉटस्पॉट एरिया हो गए हैं और लॉकडाउन का पालन भी सही तरीके से प्रशासनिक अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। कोरोना पॉजिटिव के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। इस वक्त मैं जिस हॉटस्पॉट एरिया में खड़ा हूं, देखिए किस तरह अभी तक महिलाएं भ्रमण कर रही हैं। एक एक करके हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये 12 था, फिर 13 हुआ और 17 हुआ। ये 17वां वो इलाका है जहां से 6 मरीज मिले थे और उसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। समझाने के बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं और अधिकारी इसका पालन भी नहीं करा पा रहे हैं। मौत के आंकड़े भले ही नहीं बढ़े लेकिन मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ हॉटस्पॉट के इलाके कम होने चाहिए थे, वहाँ हॉटस्पॉट के इलाके बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी ऐसा कौन सा नया फॉर्मूला लाते हैं जिससे हॉटस्पॉट के एरियाज कम हो और लोगों के अंदर जो दहशत है वो खत्म हो सके। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। और कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गई है। सुबह से पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक कराई, साथ ही नारे लगवाए, हम समाज के दुश्मन हैं और घर पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा कई लोगों की गाड़ियों के चालान भी काटे गए। उधर किदवई नगर में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के बीच सड़क पर योगा करवाया। और मेरठ के वेलेंटिस कैंसर अस्पताल ने अपने विवादित विज्ञापन के लिए माफी मांगी है। अस्पताल ने अपने विज्ञापन में नए मुस्लिम मरीजों और उनके केयर टेकरों से कहा कि वो कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही यहां पर आए। मामला तूल पकड़ने पर अब अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए माफी मांगी है। उनका कहना है कि विज्ञापन से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना था। खंडन हमको कुछ चीज़ों को करना पड़ा कि जो कुछ चीज़ें उसमें कई बार क्या हुआ कि भाई टाइपिंग एरर और कुछ शब्दों के हेरफेर से हो गई, तो क्या इससे कई लोगों की भावनाएं को क्षति पहुंची। एक पर्टिकुलर किसी को आपने कंजूस टाइप का आपने खास तौर से एक धर्म को लेकर एक कंजूस भी लिखा गया, कुछ नहीं है। और कोरोना के चलते जहां मुख्यमंत्री काफी अलर्ट हैं, वहीं कापुर देहात में जिले का प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से उजागर हो रही है। मामला अकबरपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां पर प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं। लॉकडाउन के चलते अब ये भुखमरी के कगार पर है। ना तो उनको मास्क मिले हैं, ना ही इनका चेकअप किया गया है। और ये हालात उस क्षेत्र के हैं जहां सभी अधिकारी 24 घंटे मौजूद हैं। खाना वाला टाइम भी आ रहा है। और आगरा में कुछ दिन पहले एक युवती ने खुदकुशी कर ली थी। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो खुद पुलिस में भर्ती होना चाहती थी ताकि वो अपने पिता और चाचा को सबक सिखा सके। अब किशोरी का वीडियो सामने आया है जो उसने खुदकुशी से पहले बनाया था। वीडियो में किशोरी अपने चाचा और पिता पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है और उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। मैं खुशी, मेरे पापा का नाम अमर सिंह है। वो मुझे और मेरे भाई अतुल और मेरी माँ गीता, मेरी बहन जानवी को सबको बहुत मारते हैं। और मेरे चाचा रामवीर, जगदीश, मैं खुशी। और वृंदावन के पुष्पांजलि बैकुंठ के फेज 1 में ऐसे लोगों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सफाई कर्मियों की मदद से सुरक्षा ख्याल रखते हुए नोटों को डस्टबिन में डलवाया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और प्रदेश में पैर पसार रहे कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश लगातार शासन प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस बीच उन्नाव में एक इंजीनियर ने ऐसी मशीन बनाई जो सोशल डिस्टेंसिंग को न केवल मेंटेन करेगी बल्कि दूसरों के करीब आने पर अलार्म बजाकर आपको दूसरों से सावधान भी रखेगी। उन्नाव के शुक्लागंज निवासी युवा इंजीनियर आशीष शर्मा कानपुर IIT में तैनात हैं।
अपने घर में बनी छोटी सी लैब की मदद से मशीन उन्होंने बनाई है। इस मशीन को घड़ी के जैसे ही पहना जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा अभी 300 रुपए के लागत इस पर आई है और भविष्य में अगर सरकार या फिर बड़ी कंपनी से बनवाती है तो कम दाम में इसको बनाना संभव हो सकता है। खौफ दुनिया भर में जारी है, जिसको लेकर उन्नाव के एक युवा इंजीनियर ने, जो कानपुर के आईआईटी में कार्यरत है, उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके। कम लागत में बनी ये डिवाइस लोगों को दूरी का ख्याल रखने का बताएगी। हमारे साथ वो इंजीनियर मौजूद हैं। आशीष जी, किस तरह से आपने डिवाइस बनाई है और ये किस तरह से काम करती है? सर, ये डिवाइस जो है वो सेंसर बेस्ड डिवाइस है और इसमें जो आगे सेंसर लगा हुआ है वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। जब भी कोई बंदा इस सेंसर के सामने 1 से 1.5 मीटर के दायरे में आएगा तो ये डिवाइस उसे बाय बजर के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से और लाइट के माध्यम से अलर्ट करेगा कि वो पास में आ गया है। तो अगर कोई ये डिवाइस अपने साथ रखता है तो वो सामने वाले बंदे को अलर्ट कर सकता है कि आप हमारे काफ़ी करीब आ गए हैं, या तो आप पीछे हट जाएं या हम पीछे हट जाएं। दूसरी तरह इस डिवाइस का उपयोग हम जहाँ पर राशन की दुकानें हैं या मेडिकल दवाइयाँ जहाँ पर बट रही हैं, जहाँ पर लाइन लग रही हैं, वहाँ पर हम लगा सकते हैं ताकि सामने वाले जो भी युवक या युवती खड़ी हैं उनको अलार्म के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से ये पता चलता रहे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस डिवाइस को बनाने का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा। देखिए, खास तौर से जो सोशल डिस्टेंसिंग की ये डिवाइस बनाई गई है, ये कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत फायदेमंद है और जितना इसका खर्च है वो भी किसी भी एक आम व्यक्ति की पहुंच तक है, जिसको लेकर ये आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मददगार साबित हो सकती है। अनुज। और महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या से अयोध्या में संतों में रोष है और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास धरने पर बैठ गए हैं। संतों की हत्या पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने आरोपियों के साथ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तकलीफ इस बात की है कि पुलिस के होते हुए जिस हिसाब से साधु की निर्मम हत्या पीटते हुए किया गया है, इसके नाते हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। इसके नाते धरना पे बैठे हुए हैं। और लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए सरकार गरीबों को राशन दे रही है। वहीं हमीरपुर जिले के कुछ कोटेदार राशन में घटतौली करके उनका हक मार रहे हैं। शिकायत के बाद जब अधिकारी ने छापा मारा तो उसकी जांच की तो आरोप सही निकले। अधिकारियों ने मशीन सहित बाट को जब्त कर लिया है और कार्रवाई की बात कर रही है। 1 यूनिट में 5 किलो है तो वो किसी को 19 किलो मिल रहा है, किसी को 19.5 किलो मिल रहा है। ऐसा क्यों? अब वो तो कोटेदार कह रहा कि वो बोरी है जो कमा रही है बोरी, और अधिकारियों से जो हमीरपुर वाले अधिकारी बैठे उनसे बात हुई, वो कह रहे 5 किलो से एक। और बदायूं जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर अब 13 हो गई है। देर रात रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सभी को इलाज के लिए बरेली मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। सभी पहले से ही जिला पुरुष अस्पताल में क्वारंटाइन है। कोरोना मरीज के मिलने के बाद उन इलाकों को भी अब सील कर दिया गया है। 13 केस पॉजिटिव आए हैं। आज जो है 31 केस सैंपल हमने भेजे थे जिसमें कि 5 पॉजिटिव हैं, तो टोटल हमारे यहाँ 13 केस पॉजिटिव हो गए हैं। 81 की हमारी जो पेंडिंग है अभी, जैसे रिपोर्ट आनी शेष है। और लॉकडाउन लापरवाही को लेकर शासन से मिली फटकार के बाद बरेली में पुलिस अब काफी सख्त हो गई है। यहां पर वो घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो भी शख्स बेवजह घूमता पाया जा रहा है उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। कई गाड़ियां पंचर कर दी गई हैं। पुलिस ने बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज किया है। और मुरादाबाद में 15 अप्रैल को डॉक्टर और पुलिस पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसके लिए वो लगातार दबिश दे रही है। पुलिस नवाबपुरा के नीब मस्जिद इलाके में लगातार नजर बनाए हुए है और सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से नजर बनाए हुए है। मेडिकल और पुलिस टीम पे हुए पथराव की घटना में आज 2 और लोगों को अरेस्ट किया।
अब तक कुल 20 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। हमारी पुलिस टीम के द्वारा लगातार संभावित क्षेत्रों पर रेड लगा। और गोरखपुर में लॉकडाउन में मिली छूट का असर देखने को मिल रहा है। जिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था वहां पर भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से इसे मैनेज करे। हमारे संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी ने हालात का जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान जिन सड़कों पे सन्नाटा पसरा रहता था उन सड़कों पे आज लोगों की आवाजाही दिख रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग भी निकल गए हैं जो बिना जरूरत के निकले हुए हैं। अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उन लोगों को किस तरीके से वो रोके और किस तरीके से यह पहचान करे कि ये जो है ज़रूरी काम से निकले हैं या नहीं। क्योंकि 33% लोगों को ऑफिस बुलाने के लिए कहा गया है और साथ ही जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी वहाँ जाने के इंतज़ाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक चहल पहल तो लौटी है, लेकिन जो महामारी है उससे निपटने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराना एक खासी चुनौती हो गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और महाराजगंज में फ्रांस का एक परिवार करीब 1 महीने से फंसा हुआ है। खास बात यह है कि यह परिवार एक मंदिर में रह रहा है और भगवान भोलेनाथ से लगातार प्रार्थना कर रहा है कि जल्द ही महादेव कोरोना संकट से निजात दिलाए। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के शिव मंदिर में रुके इस परिवार को भरोसा है कि कोरोना संकट से महादेव ही विश्व की रक्षा करेंगे। ये परिवार फरवरी से ही टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। इन्हें 25 मार्च को नेपाल से म्यांमार जाना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने की वजह से ही परिवार ने इस मंदिर में शरण ले ली। प्रशासन ने इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया, जिसमें पूरा परिवार स्वस्थ पाया गया। साथ ही प्रशासन ने इन्हें होटल में रुकने का ऑफर भी दिया। लेकिन इस फ्रांसीसी परिवार को महादेव से ऐसी लगन लगी कि उसने खुशी खुशी मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। फ्रांस के टोलोस शहर का रहने वाला यह परिवार गांव के लोगों से भी काफी घुल मिल गया है। How you feel in India? India is very good because people are very friendly and always smile with my family and they give everything. It's incredible. कोरोना के बाद फिर ये लोग बताओ फिर जाना वो अब देश की याद आती है? You miss your country? People. No, my country not miss because my family loves travel and meet people different. ये लोग महाराजगंज जिले के सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग घूमने आए थे। डीएम ने बताया है कि इनके वीजा को बढ़ाने की खबर फ्रांसीसी दूतावास को दे दी गई है। और हम आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश सीएम योगी जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट जी के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। ईश्वर योगी जी के परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे, तो अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए संवेदना प्रकट की है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।